नमस्कार मित्रों, जीएसटी द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीएसटी के बिहाफ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की प्रेजेंटेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आज का जो एजेंडा था वो था कि आईएफएफ की फैसिलिटी किस तरीके से काम करती है और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास कुछ टैक्स पेयर्स के इस तरह के सवाल आए हैं कि वो क्यूएनपी स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं या उसमें ऑप्ट इन करना चाहते हैं, तो शुरू में थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करूंगा कि आप क्यूआरएमपी स्कीम पर में कैसे ऑप्ट इन कर सकते हैं या कैसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि क्यूआरएमपी स्कीम के ऊपर हमने लगभग 5-6 भाषाओं में पहले ही वेबिनार किया हुआ है और वो हमारे जीएसटीएन के यूट्यूब के डेडिकेटेड चैनल पे उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो आप चाहें तो वहां पर जाकर के भी इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बट क्योंकि इस तरह का सवाल आया है तो मैं शुरू में बहुत कम समय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में कैसे आ सकते हैं या इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है ये किस तरीके से काम करती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से आईएफएफ में डिटेल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और अंत में हम ये बात करेंगे कि आपको अगर कोई टैक्स पे करना है तो पहले और दूसरे महीने के लिए पीएमटी 06 का फॉर्म कैसे भरेंगे और उसमें कैसे टैक्स पे किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑप्टिंग इन ऑप्टिंग आउट ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम कैसे काम करती है। तो देखिए, ये जो स्कीम है क्यूआरएमपी स्कीम, ये जनवरी 2021 से लागू हुई है और ये उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए उपलब्ध है जिनका वार्षिक टर्नओवर यानी कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 19-20 के लिए 5 करोड़ या तक था या उससे कम था। तो इसमें सिस्टम ने टैक्स पेयर्स को एक तरीके से इस स्कीम के अंदर या बाहर एक तरह से असाइन कर दिया था। उसका एक रूल बनाया गया था जो हमने पिछली वेबिनार में भी आपको बताया था। मैं उसको दोबारा दोहरा देता हूं। वे टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक था और जो पिछले साल दिसंबर तक अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न मंथली बेसिस पे फाइल कर रहे थे, उनको मंथली स्कीम में रखा गया। इसका मतलब है कि उनको क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर रखा गया। उसके बाद वो टैक्स पेयर्स हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था और जो अपना जीएसटीआर 1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते आ रहे थे, उनको क्यूआरएमपी स्कीम में ले आया गया। उसके जो तीसरी कैटेगरी है वो टैक्स पेयर्स हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक था, के बीच में था। उनको सिस्टम के द्वारा क्वार्टरली स्कीम में ले आया गया, यानी कि वो सब क्यूआरएमपी स्कीम में आ गए। इसमें कुछ शर्तें भी लागू थी। पहली शर्त ये थी कि वो टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपनी अक्टूबर 2020 माह की जीएसटीआर 3B रिटर्न 30 नवंबर तक दाखिल नहीं की थी, उनको क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं लाया गया, यानी कि वो मंथली ही रहे। उसके बाद वो टैक्स पेयर्स जो इस स्कीम में बाय डिफॉल्ट या असाइन होकर के आ गए थे, अगर वो स्कीम से बाहर निकलना चाहते थे तो उनके लिए सरकार ने एक विंडो दी थी जो 5 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक खुली हुई थी। चूंकि अब वो तारीख निकल चुकी है, तो अगर इस तरह के कुछ टैक्स पेयर्स हैं जो सिस्टम के द्वारा क्यूआरएमपी स्कीम में आ गए हैं और वापस मंथली में जाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम इसके बाद चर्चा करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं कि जो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट के रूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए, ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट की जो सुविधा है वो पूरे साल उपलब्ध रहती है। आप साल में कभी भी इस स्कीम में आ सकते हैं या इससे बाहर निकल सकते हैं। इसमें एक विंडो दी गई है जो एक क्वार्टर के दूसरे माह की पहली तारीख से लेकर के अगले क्वार्टर की पहले माह की आखिरी तारीख तक खुली होती है। इस बीच में आप इस स्कीम से बाहर आ सकते हैं अगर आप स्कीम के अंदर हैं, और अगर आप स्कीम के अंदर बाहर है और अंदर आना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें एक शर्त ये लागू होती है कि जिस तारीख को आप इस स्कीम में आना चाहते हैं, उस तारीख में आपकी जो पिछली एप्लीकेबल जीएसटीआर 3B रिटर्न है वो दाखिल होनी चाहिए। और इसके बाद एक बार आपने अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो आप फिर इसी स्कीम में रहेंगे जब तक कि आप खुद उससे बाहर ना निकलना चाहें
या आपका जो टर्नओवर है किसी क्वार्टर में 5 करोड़ से ऊपर ना निकल जाए। तो ये किस तरीके से जो तारीखें हैं ये कैसे आप देख सकते हैं, इस टेबल में दिखाई गई हैं। तो जो साल का जो पहला क्वार्टर है, यानी कि अप्रैल, मई और जून, इस क्वार्टर के लिए अगर आपको ऑप्ट इन करना है या इससे बाहर निकलना है, उसकी विंडो है आपकी 1 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक। उसके बाद जो दूसरा क्वार्टर है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का, इसके लिए आपकी ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की जो 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 पीरियड है वो है 1 मई से लेकर के 31 जुलाई तक। जो तीसरा क्वार्टर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, इसकी विंडो आपके लिए खुली होती है 1 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक। और जो चौथा क्वार्टर है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी विंडो आपकी खुली होती है 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी तक। तो अब वो टैक्स पेयर्स जो आज की तारीख में क्यूआरएमपी स्कीम में आ गए हैं, लेकिन इससे निकल करके वो मंथली बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या शर्त लागू होगी कि अगर सपोज आज की तारीख में वो क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर आना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। पोर्टल पे जाकर के वो इसके लिए ऑप्शन अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन का नेविगेशन मैं आपको बता देता हूं। आप लॉग इन करके सर्विसेज पे जाकर के और उसके बाद रिटर्न्स पे जब सेलेक्ट करते हैं, तो उसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का एक टैब दिखता है, जिसको आप सेलेक्ट करके, क्लिक करके आप इससे ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि वो टैक्स पेयर, सपोज फर्ज कीजिए एक ऐसा टैक्स पेयर है जो क्यूआरएमपी स्कीम में आ गया है लेकिन इससे बाहर निकलना चाहता है, और तो उसके लिए अगर वो आज की तारीख में अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी एक जो कंडीशन है कि उसकी जो दिसंबर 2020 की 3B रिटर्न थी वो फाइल्ड होनी चाहिए, दाखिल होनी चाहिए। लेकिन अगर वही टैक्स पेयर, मान लीजिए क्योंकि उसकी विंडो 30 अप्रैल तक है, सपोज 28 अप्रैल को क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर निकलना चाहेगा, तो उस तारीख में उसकी 3B जो रिटर्न है इस क्वार्टर की, वो लागू हो चुकी होगी, उसकी ड्यू डेट आ चुकी होगी। तो 28 तारीख तक उसने इस क्वार्टर की 3B रिटर्न दाखिल कर देनी चाहिए, की होनी चाहिए। अब अगर आप डिफॉल्ट से इस ऑप्शन में आ गए हैं और आप के पास अभी विंडो अगला खुलेगा अगले क्वार्टर से, तो इस क्वार्टर के लिए आपको क्यूआरएमपी स्कीम में ही अपने 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 रिटर्न्स और अपने स्टेटमेंट्स दाखिल करने पड़ेंगे, और आप इस स्कीम से बाहर निकल सकते हैं अगले क्वार्टर से। जैसा मैंने बताया, आपके पास विंडो पूरी खुली हुई है। तो अब प्रेजेंटेशन जो है, इसमें हम आगे बात करेंगे कि आप आईएफएफ की फैसिलिटी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस दौरान अपना टैक्स कैसे पे कर सकते हैं। और जो लोग क्यूआरएमपी में रहना चाहते हैं उनके लिए भी ये जाहिर सी बात है लागू है, वो किस तरह से आईएफएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं कि आईएफएफ की जो फैसिलिटी है ये किस तरीके से काम करती है। तो वो टैक्स पेयर्स जो क्यूआरएमपी स्कीम में हैं, वो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करते रहेंगे। उसके बाद जो पहला और दूसरा महीना है, उसमें क्योंकि वो जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर रहे हैं, तो एक जो फैसिलिटी है जिसका नाम है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो मुहैया कराई गई है, उसमें वो अपनी सारी डिटेल्स फाइल कर सकते हैं, पोर्टल पे डाल सकते हैं। इसमें कुछ और शर्तें हैं जो मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहली शर्त यह है कि 1 महीने में जो आपकी टोटल वैल्यू है, इनवॉइस की जो वैल्यू है, वो 50 लाख के अंदर होनी चाहिए। और पहले माह में अगर आप 50 लाख की वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसकी बची हुई वैल्यू आप अगले महीने कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अगले महीने भी आपकी जो लिमिट है वो 50 लाख की ही लागू रहेगी। अब ये जो फैसिलिटी है ये आपको इसलिए दी गई है कि आपका जो क्रेडिट है, आपका जो आप जो आईटीसी पास ऑन करना चाहते हैं अपने रेसिपिएंट को, वो आप कर पाए। तो इसीलिए जो जीएसटीआर 1 की वो टेबल्स हैं जिसमें आप B2B इनवॉइसेस डिक्लेयर करते हैं, जो मैंने यहां पर आपको दिखाई हुई हैं। टेबल 4A, 4B, 4C, 6B, 6C, ये B2B इनवॉइसेस हैं। इसके बाद 9B, डेबिट क्रेडिट नोट फॉर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स। उसके बाद टेबल 9A, जिसमें अमेंडेड B2B इनवॉइसेस होती हैं। और उसके बाद टेबल 9C,
जिसमें अमेंडेड डेबिट और क्रेडिट नोट होते हैं। ये टेबल्स ही आपके लिए आईएफएफ में उपलब्ध रहेंगी। इसमें एक और बात है कि ये जो फैसिलिटी है ये आपको अगले महीने की 13 तारीख तक मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड करना चाहते हैं वो तो आप पहले दिन से ही कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि आप जनवरी माह की कोई भी इनवॉइस डिटेल आप आईएफएफ में अपलोड करना चाहते हैं, तो उसकी फैसिलिटी आपको 1 जनवरी से ही मिल रही है, और ये आप अगले महीने यानी कि 13 फरवरी तक इसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 13 तारीख तक इसको सबमिट नहीं किया है तो फिर आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। तो सबमिट करने की तारीख और फाइल करने की तारीख 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक अगले माह की, उसी बीच में आपको मिलेगी। एक और बात है कि अगर आपने कोई गलत डेटा भर दिया है जिसको आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो आप 13 तारीख से पहले, अगर वो सिर्फ सेव्ड स्टेट में है, उसको आप रीसेट बटन दबा करके बदल भी सकते हैं। लेकिन एक बार आपने जो डिटेल्स सबमिट कर दी हैं उनको फिर आप रीसेट बटन करके डिलीट नहीं कर पाएंगे, उसको फिर आप सिर्फ फाइल ही कर पाएंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको, 1 तारीख से लेकर के अगले महीने की 13 तारीख तक आप इनवॉइसेस को कंटिन्यूअसली अपलोड कर सकते हैं। एक बार आपने सबमिट का बटन अगर दबा दिया है तो उसके बाद में उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की कोई भी इनवॉइस या कोई भी अदर डिटेल्स आप आईएफएफ या जीएसटीआर 1 में फाइल नहीं कर पाएंगे। जो भी आप B2B इनवॉइसेस आईएफएफ में डिक्लेयर करते हैं वो आपके रेस्पेक्टिव रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A और 2B में दिखेगा। तो आज की तारीख में इस तरह की फैसिलिटी है कि जो भी आप सबमिट कर देते हैं या सेव कर देते हैं वो तुरंत ही आपके रेसिपिएंट के फॉर्म जीएसटीआर 2A में दिखने लगती है, और जब आप उसको फाइल कर देते हैं तो वो जीएसटीआर 2B में दिखने लगती है। तो वही सिस्टम यहां पर भी चलता रहेगा। अगर आपकी कोई ऐसी इनवॉइस है जो इस पर्टिकुलर महीने के लिए है और वो आप रिपोर्ट करना भूल गए हैं आईएफएफ में, तो आप अगले महीने में या अगर तीसरा महीना आ चुका है तो आपकी जीएसटीआर 1 में उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बार अगर आपने कोई भी इनवॉइस पहले महीने में या दूसरे महीने में रिपोर्ट कर दी है आईएफएफ पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर फॉर्म जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेटेड होगी, आपको उसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं होगी। एक और जरूरी बात यह है कि ये जो फैसिलिटी है आईएफएफ की, ये सिर्फ एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ये कोई रिटर्न नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर कोई लेट फी या पेनल्टी का भी कोई सवाल नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। अगर आप आईएफएफ की फैसिलिटी, और हम पोर्टल के आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाएंगे कि आप किस तरीके से इसको फाइल कर सकते हैं। तो पहला पहला महीना और दूसरा महीना जो क्वार्टर का है उसके लिए आपको कैसे फाइल करना है, आप लॉगिन करने के बाद रिटर्न्स पे जाएंगे, उसके बाद आप सर्विसेज पे जाएंगे, उसके बाद रिटर्न्स डैशबोर्ड में जाएंगे, और यहाँ पे फाइल रिटर्न्स पेज पर आपको फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड वो आपको चूज करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप इसको फाइल कर पाएंगे। फाइल करने के बाद आप इसकी समरी भी जनरेट कर सकते हैं। आप जो भी डिटेल्स फाइल करते हैं वो पोर्टल पर हर 30 महीने में अपडेट होती रहती हैं, लेकिन अगर आप उसको तुरंत देखना चाहते हैं तो उसमें एक जनरेट आईएफएफ समरी का बटन भी दिया हुआ है जिसके द्वारा आप इसको देख पाएंगे। और फाइल होने के बाद, सक्सेसफुल फाइलिंग के बाद में, आप इसको व्यू फाइल रिटर्न्स या ट्रैक रिटर्न स्टेटस के द्वारा भी इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो देखते हैं कि पोर्टल पे ये किस तरीके से काम करेगा। एक टैक्स पेयर है, आप यूआरएमपी स्कीम में हैं और आपको आईएफएफ में कोई डिटेल भरनी है, तो आपने लॉगिन किया, उसके बाद आपने रिटर्न्स चूज किया, सर्विसेज के बाद रिटर्न्स चूज किया और रिटर्न डैशबोर्ड चूज किया। तो उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखता है जहां पर आप फाइनेंशियल ईयर देख पाते हैं और रिटर्न फाइलिंग पीरियड देख पाते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब आप वो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये टाइल दिखती है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप फाइल कर पाएंगे। ऑफलाइन टूल के लिए जो न्यू रिटर्न्स ऑफलाइन टूल है, जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑफलाइन रिटर्न ऑफलाइन टूल है,
उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें आप इसी डेटा को भर के उसका जेसन जनरेट करके उसको भी पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन ही फाइल करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कैसे कर पाएंगे आप। जब आप इसको आईएफएफ को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यही टेबल्स दिखती हैं जिसमें आप डेटा भर सकते हैं, यानी कि 4A 4B 4C 6B 6C 9B 9A और 9C। तो इसको हम एक 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 उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि आप इसको कैसे भरेंगे। तो आपने जो टाइल सेलेक्ट की 4A की, उसके बाद यहां पर जाकर के आप रिसीवर का GSTIN और ये जो भी डेटा है जो आप जानते हैं GSTR1 में भी आप इसी तरीके से दाखिल करते हैं, फाइल करते हैं, तो उसी तरीके से आप इसको भर देंगे। इसमें टैक्स वाइज रेट सेलेक्ट करके इसमें डिटेल एंटर कर देंगे और उसके बाद में आप उसको जब सेव करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बटन दिया हुआ है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, ट्रैश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक रेडियो बटन दिया हुआ है। और अगर आप इसमें और डिटेल्स और कोई इनवॉइस उसी GSTN के लिए भरना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड डिटेल्स का बटन भी दिया हुआ है। तो ये आप कर पाएंगे यहाँ पर। और ये इस तरीके से जब आप सारे टेबल्स आप भर लेते हैं आईएफएफ के, या जिस टेबल में भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन फाइल करना चाहते हैं वो आप भर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको समरी इस तरीके से दिखती है और यहाँ पे आप जनरेट आईएफएफ समरी पे क्लिक कर सकते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे रीसेट का बटन है। रीसेट का बटन तभी तक है जब तक आप इसको सबमिट नहीं कर देते हैं। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप रीसेट नहीं कर पाएंगे, और सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करना भी आपके लिए जरूरी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आईएफएफ समरी देख पाते हैं। और अगर आप जनरेट आईएफएफ समरी करते हैं सपोज, तो यहाँ पर देखिए आप प्रीव्यू कर सकते हैं और उसके बाद में आपको ये मैसेज दिखता है कि जनरेट आईएफएफ समरी प्रोसेस इज इनिशिएटेड, प्लीज रीचेक आफ्टर 1 मिनट। तो ये आपको मैसेज दिखता है। लेकिन अगर आप 10 मिनट के अंदर अंदर, मैंने आपको बताया था कि ये जो समरी है हर 30 मिनट पे पोर्टल पे अपडेट होती रहती है। तो अगर आप इसको एक बार कमांड देने के बाद दोबारा 10 मिनट के अंदर दोबारा कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह का एरर मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद आप इसको प्रीव्यू कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए और उसके बाद आपका ये सबमिट का बटन अनेबल हो जाता है। इसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं और इसके बाद में आप इसको फाइल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटस आपको सबमिटेड दिख रहा है और उसके बाद में आपका ये फाइल रिटर्न का जो टैब है ये अनेबल हो गया है। आप इसको चूज करके DSC या EVC के द्वारा जैसे भी आप करना चाहेंगे आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा कि आपने आईएफएफ में डिटेल अपनी फाइल कर दी है और आपका स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा। स्टेटस हैज बीन दैट द आईएफएफ हैज बीन फाइल्ड। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें जो टैक्स आप पे करेंगे पहले महीने में और दूसरे महीने में, उसके क्या क्या तरीके हैं और आपके लिए कौन सा बेहतर है वो आप समझ पाए, उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला महीना और दूसरा महीना है क्वार्टर का, उसका टैक्स जो ड्यू है वो आपको फॉर्म GST PMT 06 के द्वारा अगले महीने की 25 तारीख तक दाखिल करना है, जमा करना है। और इसमें आपको दो तरीके दिए हुए हैं। एक का नाम है फिक्स्ड सम मेथड और दूसरे का नाम है सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो ध्यान रहे कि जो आपका क्वार्टर है उसकी तो आप फाइनल रिटर्न जब फाइल करेंगे GSTR 3B में, उसमें ये अमाउंट एडजस्ट होने वाला है और यहाँ पर आप सिर्फ जमा कर रहे हैं PMT 6 के द्वारा और फाइनल पेमेंट आप GSTR 3B के द्वारा करेंगे बाद में। तो फिक्स्ड सम मेथड में जो आप चालान जनरेट करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सर्विसेज पे गए, लॉगिन करने के बाद पेमेंट्स पे गए और क्रिएट चालान पे क्लिक किया। उसके बाद आपका रीजंस फॉर चालान का पेज दिखता है और यहीं पर जाकर के मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न 35% चालान, ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा। उसको आप चूज करके जनरेट कर सकते हैं। तो जो फिक्स्ड सम मेथड है इसमें आपके दो रूल लगेंगे। एक तो ये कि अगर इससे पिछले टैक्स पीरियड में आप एक क्वार्टरली टैक्स फाइलर थे, टैक्स पेयर थे, तो उस पूरे क्वार्टर के लिए या उस पीरियड के लिए आपने जितना भी टैक्स
अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जीएसटी और 3B के द्वारा पे किया था, उसका 35% ऑटो कैलकुलेट होकर के आपके चालान में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इससे पहले मंथली फाइलर थे, तो आपने जो लास्ट मंथ प्रीसीडिंग क्वार्टर का जो आखिरी महीना था, उसमें आपने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट किया था, उसका 100% अमाउंट आपके चालान में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है कि अगर आपके लेजर में, किसी भी लेजर में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इतना पैसा इस टाइम मौजूद है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी के बराबर है पहले और दूसरे महीने के लिए, तो आपको पीएमटी 6 के द्वारा कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है तो भी आपको पीएमटी 6 के द्वारा कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आपने पीएमटी 6 के द्वारा कोई भी पेमेंट कर दिया है, तो वो आपके क्वार्टर के एंड में जब आप जीएसटी या 3B फाइल करेंगे उसमें आप एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ना तो इसको रिफंड ले पाएंगे इसका, ना ही आप इसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये दो शर्तें इसमें हैं। अब देखिए, आपने जब चालान जनरेट किया तो रीजन फॉर चालान में आपको ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, एनी अदर पेमेंट। हम मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न जो क्यूआरएमपी के लिए एप्लीकेबल है, और उसके नीचे चालान टाइप में भी आपको दो ऑप्शन है, 35% चालान, जिसमें हमने बताया कि आपको आपका अमाउंट कैसे ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है, और चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, जो कि आप एक्चुअल बेसिस पे अपना आईटीसी एडजस्ट करने के बाद पे कर सकते हैं। तो आपने 35% अगर चालान सेलेक्ट कर लिया तो इसमें दिखाएगा आपको कि पिछले क्वार्टर में आपने कितना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया था, और उसका 35% ऑटो पॉपुलेट होकर के यहां पर आ जाता है, और उसके बाद आप चालान जनरेट कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप चालान जनरेट कर पाएंगे यहां पर। तो दोस्तों, हम इस वेबिनार के अंत में आ चुके हैं। मुझे आशा है कि ये आपके लिए जानकारी पूर्ण रहा होगा, और आपके जो भी सवाल हैं, मेरे साथ मेरे जो साथी हैं श्री रफी और मिस अंकिता, जो यूट्यूब पर लॉग इन थे जीएसटी के बिहाफ पे, उन्होंने उनके जवाब दिए होंगे। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वेबिनार है ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। और खत्म करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीओ जीएसटीएन एसवीपी सर्विसेज श्री राजीव अग्रवाल, मेरे साथी और हमारी पूरी आईटी टीम का, जिनके सौजन्य से ये वेबिनार पूरा हो पाया। धन्यवाद। जय हिंद।